Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the human impact on ecosystems. So let's move to the board. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is ecosystem balance and the human impact. मीन्स कि जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो किस तरह से बैलेंस होते हैं और इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से उनके ऊपर किस तरह के असरात पड़ चुके हैं और किस तरह से मज़ीद पड़ने वाले हैं और उससे हमारे इकोसिस्टम्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है. डियर स्टूडेंट्स, द इंटरेक्शंस among the organisms and between organisms means कि intraspecific interactions or interspecific interactions along with the abiotic components of ecosystem. So these three factors, they help to balance the ecosystems. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा मुख्तलिफ तरह के इंटरेक्शंस को, जिसमें प्रीडेशन, जिसमें कंपटीशन, जिसके अंदर सिम्बायोसिस. तो ये मुख्तलिफ तरह के हमने इंटरेक्शंस पढ़े और उसमें हमने देखा कि ये मुख्तलिफ तरह के इंटरेक्शन से जो है इकोसिस्टम्स बैलेंस्ड रहते हैं. और इसके हवाले से मैंने पहले भी बात की थी जब प्रीडेशन पढ़ाया था कि इन इंटरेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये इंटरेक्शंस कुदरती तौर पर नहीं होंगे तो इस दुनिया में शायद पाँव रखने की भी जगह ना बचे जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है. अगर ऐसा ना होता तो इट्स थैंक्स टू अल्लाह कि ऐसा होता है, तो ये इकोसिस्टम जो होते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वो हमने पढ़े. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, they recycle the nutrients between environment and organism and back to environment. So इससे क्या होता है? It prevents the deficiency and shortage of these nutrients. तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स बड़ी बैलेंस्ड हैं. अल्लाह ताला ने बड़ा बैलेंस्ड ये सिस्टम बनाया, हमारे इकोसिस्टम बनाए मुख्तलिफ तरह के, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड टंड्रा, मुख्तलिफ तरह के. और इसमें इंटरेक्शंस भी फिर उसी एतबार से रखे. फिर इनके अंदर जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो भी उसी एतबार से रखे. वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. हमने कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को भी पढ़ा, किस तरह से उनके अंदर जो है नाइट्रोजन और कार्बन रिप्लेस हो रही है बार बार एनवायरनमेंट से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक टू द एनवायरनमेंट. लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन है उसकी इंटरवेंशन होती है. सो ह्यूमन्स नीड्स, जो इंसान की ज़रूरियात हैं, द ह्यूमन नीड्स टू फुलफिल
its facilities led to the deforestation and desertification. डिफॉरेस्टेशन आगे चलकर हम इसी इम्पैक्ट में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस ग्रेड में भी आपने पढ़ा था कि जंगलात को काट दिया इसने अपने थोड़े वक्ती फ़ायदे के लिए, वहाँ से लकड़ निकाली घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर वहाँ से उसको क्लियर किया टू मेक सोसाइटीज़, या फिर उसको क्लियर किया टू मेक इट एज एग्रीकल्चर लैंड, या फिर डेजर्टिफिकेशन, जो एवरग्रीन या वो जो ग्रीन लैंड्स हैं उनको सहराओं में कन्वर्ट कर दिया। ये किस लिए? ताकि अपनी सहूलियात की जो है उसको हासिल कर सके। सो दीज एक्टिविटीज़, बल्कि मैं ये कहूँगा दीज डेंजरस एक्टिविटीज़ has led to imbalance in the ecosystems. उससे इकोसिस्टम्स बुरे तरीके से इम्बैलेंस हुए। हम यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट्स देखेंगे। There are some impacts on ecosystem imposed by humans. इंसानों की वजह से जो इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट्स आए, उनमें से चंद इम्पैक्ट्स को हम अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि द फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग, number 2 we will discuss about the acid rains, number 3 we will discuss about deforestation, number 4 we will discuss about overpopulation, number 5 we will discuss about urbanization. सो डियर स्टूडेंट्स, इन 5 हेडिंग्स में हम इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कंप्लीट कर सकें। नाउ द ग्लोबल वार्मिंग, द फर्स्ट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टर्म से आप पहले हाउ नो होगी, कहीं सुन रखा होगा आपने, ग्लोबल वार्मिंग, या प्रीवियस ग्रेड के अंदर भी इसका जिक्र आया था एक जगह पे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जब आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग को समझाने से पहले, चूंकि ये इंटरलिंक्ड है विद अनदर इम्पैक्ट विच इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो मैं ग्लोबल वार्मिंग को समझाने से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो समझाऊंगा, क्योंकि ये उसी की वजह से हो रहा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ greenhouse effect, the global warming, it is the result of greenhouse effect। तो पहले greenhouse effect समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हुई और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम्स के ऊपर किस तरह से पड़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, एसिड रेन्स, सॉरी, सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये क्या होता है? आपने कभी नर्सरीज देखी हैं जहाँ पर आपने देखोगे किस तरह से घर सा बनाया होता है शीशे का, और उसके ऊपर छत शीशे की लगाई होती है, दीवारें उसकी माइट भी वो ट्रांसपेरेंट ना हो, ट्रांसलूसेंट हो सकती हैं या किसी हार्ड मटेरियल से बन सकती हैं, लेकिन इसकी जो शीट है, ये जो छत होती है, दिस इज़ द रूफ मेड अप ऑफ ग्लास, ये शीशे से बनी होती है, जो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, क्लियर। और जब सूरज की रोशनी आएगी इसके अंदर, यहां से वो ज़मीन के साथ टकराएगी, वापस जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो ये ग्लास शीट है ये उसको वापस रिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द अर्थ।
इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। और यहां पर मौजूद होते हैं बहुत सारे प्लांट्स, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि जो सो दीज आर द प्लांट्स, आपको पता है कि जो लाइट आ रही है सूरज से वो अपने साथ हीट कैरी करती है। इसीलिए तो जैसे जैसे जो टाइम पास करता जाता है आफ्टर द सन राइज, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये सूरज की रोशनी आएगी इस ग्रीन हाउस में, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स को उगाया जा रहा है, तो ग्रीनरी को उगाया जा रहा है। तो जब इनके ऊपर पड़ेगी, यहाँ से क्रॉस करेगी, इसको ग्लास शीट को अंदर आएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहेगी, लेकिन ऊपर ग्लास शीट होने की वजह से इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ टुवर्ड दैट वेरी हाउस। तो उससे क्या होगा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इट बिकम्स वार्म, इट बिकम्स वार्म। और डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इट इज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बेस्ट ग्रोइंग टेम्परेचर फॉर प्लांट्स। तो सर्दियों में आमतौर पर इतना टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, गर्मियों में तो मिल जाता है लेकिन सर्दियों में ऐसा मुश्किल। या फिर ऐसे ममालिक जहाँ पर ज़्यादातर जो सीज़न होते हैं वो ठंडे होते हैं तो वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या लेना देना? तो डियर स्टूडेंट्स ये एक फ्रेजल वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है कि जिस तरह से ग्रीन हाउस है, इसके अंदर हीट ट्रैप हो रही है, इसी की मुनासिबत अब यहाँ पर आपको समझाने लगा हूँ। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं गैसेस, उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अंदर शामिल है डियर स्टूडेंट्स 3 मेजर गैसेस हैं। एक है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी इसमें है मीथेन CH4, और तीसरी इसमें है नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 मेजर और इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब जब इनकी कंसंट्रेशन हमारे इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करेंगी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हेयर। तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में, लेट्स सपोज कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये ज़मीन पे है, ये हम जहाँ पर रह रहे, तो ये जो गैसेस यहाँ पर ऊपर एक लेयर बना देंगी इस तरह से। दे फॉर्म अ लेयर ऑफ गैसेस। और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ये कंबस्शन से प्रोड्यूस हो रही है। हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल में कि रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। आम तौर पर जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस हो जाती है, जो नॉर्मल परसेंटेज इसकी एक्सीड कर जाती है, दैट इज़ ड्यू टू द मोर व्हीकल्स, मोर इंडस्ट्रीज रिलीजिंग द स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर। सो दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड और द मीथेन गैस और द नाइट्रस ऑक्साइड। सो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ये ऊपर ऐसे लेयर की शक्ल में इकट्ठे हो जाती हैं। सो व्हेन द सन सेंड लाइट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर जैसे पड़ेगी सूरज की रोशनी, जब हमारे इस ज़मीन के ऊपर टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी वापस टुवर्ड्स द आउटर स्पेस। जैसे ये ऊपर जाएगी तो लाइक द शीट, जिस तरह से ग्लास शीट थी इनकी ग्रीन हाउस गैस की, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने सी ग्रीन हाउस गैसेज है जिन्होंने ऊपर एक लेयर बना दी है, इट विल एक्ट एज द ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस। तो वो ग्लास शीट क्या करती थी ग्रीन हाउस की, वो सूरज की रोशनी को अंदर रोक लेती थी और अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता था। इसी तरह से ये उसको एस्केप नहीं होने देंगी बल्कि वापस रिफ्लेक्ट करेंगी ज़मीन के ऊपर। और इससे क्या होगा, सूरज की रोशनी आ रही है, टकरा के वापस जा रही है, लेकिन वहाँ से वो वापस इनको नीचे ज़मीन के ऊपर भेज देते हैं। तो आपको पता है कि जो सूरज की रोशनी है वो अपने साथ ना सिर्फ लाइट बल्कि हीट कैरी कर रही है। तो जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ये मीथेन
CH4 और जितनी ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड इनकी कंसंट्रेशन होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, ये इतना ही ट्रैप कर लेंगी सूरज की आने वाली रोशनी को। और इस वजह से क्या होगा कि जो उस एरिया का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर इज रेज्ड, जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं द ग्लोबल वार्मिंग। तो अब समझ आया स्टूडेंट्स कि किस तरह से इंटरलिंक्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से। इसीलिए मैंने पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली है क्या। तो पूरी दुनिया के अंदर चूंकि इंडस्ट्रीज़ का दौर दौरा है, हर तरफ इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज कर रहा है और दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इन गैसेस की कंसंट्रेशन बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। तो उससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस ने एक बॉडी बनाई, एक इदारा बनाया, उसे कहते हैं IPCC बाय यूनाइटेड नेशंस। इट इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। ये एक इंटरनेशनल इदारा है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बनाया गया। और दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इस इदारे के अंदर हैं, जो इनके फहरिस्त में मौजूद हैं, उनके लीडर्स को बाकायदा तौर पर ये इनकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाह किया जाता है और उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन के एतबार से भी उनसे बात की जाती है कि किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू देम, इसी इदारे के एदाद व शुमार के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स बाय द IPCC, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, हमारी ज़मीन की जो सरफेस है, अर्थ सरफेस has been increased approximately 0.2 degrees Celsius every decade। हर 10 साल बाद 0.2 डिग्री सेल्सियस हर 10 साल के अंदर ये अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रॉम 30 years, पिछले 30 साल से ये टेम्परेचर अर्थ सरफेस का बढ़ता चला जा रहा है। और उसकी रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे होगा क्या? व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो उसके बाद साथ में कोशिश करेंगे इन आहिस्ता हर लेक्चर के अंदर वी विल ट्राई टू कवर दिस इन 3 to 4 लेक्चर्स, ताकि ये डिटेल की, क्योंकि इनमें से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइक एसिड रेन्स। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो कि MCQs भी इंपॉर्टेंट मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो बढ़ती हुई पॉल्यूशन है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बेतहाशा निकल रही है, ये ग्रीन हाउस गैस किस तरह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर आए दिनों बढ़ाती चली जा रही है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अर्थ का क्या नुकसान हुआ कि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।